चालान पेश कर दिया गया है। जो आज का चालान है, जब उसके अंदर संगीन किस्म की दफात जिसमें किसी को जान से मारने की या नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा, आज चालान के अंदर साबित हो गया कि ये किसी एक खानदान का नहीं बल्कि मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म गिरोह और मुनज़्ज़म गैंग का काम। नूर बीबी है, तो इस चालान के बाद उनका एक राय खुरम और नूर बीबी उसके मामलात में क्लियर होकर इस चालान के अंदर आई होगी। अब आप इनकी सजा को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये उम्र कैद का केस है। आज एक बड़ा अहम बयान आया निकाह खां की जानिब से। आज तक जहां पर भी कोई रिलीफ मिला है वो सिर्फ इस निकाह के अब तक कलदम ना होने की वजह से मिली। फराज भाई, जिस दिन निकाह खत्म हो जाना है ना, फिर ये मुकदमा है, फिर ये सीधी सीधी दफात हैं और उसके ऊपर पुलिस के भी हाथ खड़े हैं। अगर उनकी जमानतें जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है और वो बादस गिरफ्तारी है वो खारिज होती हैं, उसी तरह के जज की अदालत हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि मरकजी मुल्ज़मान को कबल गिरफ्तारी जमानत मिल जाएगी। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जो गिरफ्तारी है इनकी, पहले तो शायद सिंध पुलिस के पास कोई बहाना होता कि ये भाग जाएंगे। ऑलरेडी ये पुलिस की तहवील में है, तो अब पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है अगर आज के दिन जमानत खारिज होती है इनको गिरफ्तार करना। नाज़रीन, रियासत बनाम ज़हीर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। चालान पेश कर दिया गया है जिससे इस मुकदमे की काफ़ी हद तक डायरेक्शन हमें वाज़ेह हुई है। इस चालान ने क्या चीज़ें साबित की हैं? मीडिया पर तो बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट करती रहीं, जैसा कि गैंग का नैरेटिव बहुत ज़्यादा आम रहा। क्या इस चालान में भी ऐसी कुछ चीज़ें साबित हुई हैं? कितनी संगीन दफात लगी हैं और इसके तहत कितनी संगीन सजाएं हो सकती हैं मुल्ज़मान को? इस पर हम बात करेंगे। अहमद शेर जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी और समाजी दोनों हवालों से इस पर बहस करेंगे। जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पहले तो स्ट्रेट अवे मैं यही आपसे पूछूंगा कि चालान जो पेश हुआ है उसकी आपके नज़दीक क्या वैल्यू है, और जो एक नैरेटिव चलता रहा मीडिया पर गैंग का ख़ास तौर पर, क्या पुलिस की तफ्तीश में ऐसा कुछ सामने आया है? बहुत शुक्रिया फराज भाई। देखें, जो नैरेटिव था ना, पहले तो इसको आप 16 अप्रैल के मुकदमे से शुरू करें। जो नैरेटिव था कि एक कमसिन बच्ची, एक वालिद अपनी FIR दर्ज करवाता है कि मेरी कमसिन बच्ची जो 14 साल तक की उम्र की है और उस बच्ची को अगवा कर लिया है नामालूम लोगों ने, नामालूम मकासद के लिए, इस तरह की चीज़ों की एक FIR था जी, जिसके अंदर पुलिस ने दफात दर्ज की 364A, जिसका मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, जान से मारने या कोई नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा करना, जो 14 साल से कम उम्र बच्ची होती है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कानून उसके साथ लगा दिया गया कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन का जो मामला है वो उसके साथ ऐड कर दिया गया और एक FIR दर्ज कर दी जाती है, जो बाद में आपके सामने वो जो सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट करता हुआ एक निकाहनामा सामने, एक फ़र्ज़ी निकाहनामा सामने आता है, जिसके बाद चाइल्ड मैरिज की दफात को शामिल कर दिया जाता है और चाइल्ड मैरिज की दफात के बाद ये मामला चलता रहता है। बहुत सारे डिफरेंट किस्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, कभी निकाल दिया गया 364A को, कभी लगा दिया गया। फिर 28 तारीख को अचानक से इसके अंदर 375 जो कि रेप की दफ़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो लगा दी जाती है। तो ये जो सिर्फ पहले तो इस हद तक कि ये जिस तरह से मुकदमे के अंदर ये उतार चढ़ाव, रद्दो बदल, दफात का, ये सारी चीज़ें इशारा देती थीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म के क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ देखें कि ये जो बंदे इसके अंदर नॉमिनेट होते रहे, जिन बंदों को उठाया जाता रहा, जिस जिस ग्राउंड के ऊपर उठाया जाता रहा, पहली दफ़ा हमने देखा कि एक वकीलों का पूरा ग्रुप है, वकला का एक पूरा ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व दिखाया गया पुलिस की तरफ से। मुद्दई मुकदमा ने कभी भी नहीं इन चीज़ों के लिए कोई नॉमिनेशन दी, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कि फ़लाँ को नॉमिनेट करें, फ़लाँ को नॉमिनेट करें। सारी एक्टिविटीज़ पुलिस खुद कर रही है। जब इतने सारे लोग सामने आए तो उस वक़्त बेसिकली एक बाकायदा तौर पर नैरेटिव दिया गया कि ये किसी एक ख़ानदान का या किसी सिर्फ एक बच्चे बच्ची की लव मैरिज का केस नहीं है। ठीक है। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह और मुबैना तौर पर एक गैंग का काम है जो ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। क्यों कहा गया पुलिस की तरफ से ही ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि मतलब ये इतने सारे लोग शामिल हैं, लोगों के नाम आए, बहुत सारे तरह के लोग, 2-3 सूबों के लोगों के नाम आए, मुख्तलिफ शहरों के लोगों के नाम आए, ये सारी चीज़ें पुलिस दे रही थी, जिसकी बुनियाद पर एक नैरेटिव बना कि जनाब इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का गिरोह है।
कोई मुबैना तौर पर गैंग लगता है जो बाकायदा तौर पर इस तरह से बच्चियों की ट्रैफिकिंग में, बच्चियों को बहलाकर उनके घरों से निकालने में और ये सारी एक्टिविटीज़ करने में मुलव्वस है। जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं उस वक़्त जब 375 इसके अंदर शामिल की गई, उसके बाद की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें, जो मैं समझता हूँ, मैंने वो आपको भी सुना था कि आप भी उसके ऊपर, आपकी भी उस वक़्त राय ये थी कि ये किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। कैसे कराची से पंजाब, पंजाब से केपीके, केपीके से आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से पंजाब के फिर एक अजीब अजीब से इलाकों के अंदर से चीज़ें आई, फिर सीडीआर की लोकेशंस के बारे में जिस तरह पता चला कि कैसे मेन शाहराहों को अवॉइड करते हुए, अगर बच्ची किसी के साथ खुशी से जा रही हो तो आप मेन शाहराहों से आ सकते हैं, और बड़े अजीब अजीब लोकेशन से ये सारी ट्रैवलिंग हुई। बड़े मशकूक अंदाज में एक फैमिली जो है वो कराची जाकर किसी जगह स्टे करती है, वहाँ पर रहकर कुछ अजीब अजीब तस्वीरें बनती हैं, कांटेक्ट किया जाता है कई लोगों से, कई तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फिर जब यहाँ आकर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो पता चला कि यहाँ से लाहौर से एक वकील साहब फैसिलिटेट करते हैं, केपीके से एक वकला का ग्रुप फैसिलिटेट करता है, वहाँ से वो बार अपनी को इन्वॉल्व करते हैं, और जगह जगह जब पुलिस पहुँचती है वहाँ से बच्ची को ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस नैरेटिव को जन्म दे रही थी जो गैंग का है। सही है। ये और ये सारी चीज़ें दे कौन रहा था? ये पुलिस दे रहा था। पुलिस के महकमे ने ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारे ये हकायक कि जी इतने सूबे, इतने ज़िले, इतने लोग, इतने ख़ानदान, ये सारे इन्वॉल्व हैं इस एक कम सिन बच्ची को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने फिराने में। और उसके बाद जो एक फ़र्ज़ी निकाहनामा दिखाया गया, जो कि बाद में ये साबित हुआ कि अगर आपका वो निकाहनामा सच्चा था, अगर उस निकाहनामे जो कि आज की हद तक तो एक वैसे ही उस निकाह का जो है ना वो सिरे से वजूद ही ख़त्म हो गया, उस निकाहनामे को आज तक कभी रजिस्टर करवाने की तरफ सोचा भी नहीं गया। कभी उस निकाहनामे, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता था, निकाह किसी और जगह सर अंजाम दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक वो किसी और यूनियन काउंसिल में आता है, निकाह खान जो है उसका एड्रेस किसी और जगह का आता है। तो वो इतने सारे जो शकूक व शुबहात थे, उन्होंने ये वाजे किया कि ये निकाह भी फर्जी था, ये ट्रैफिकिंग की दफात सच्ची थी, और ट्रैफिकिंग लोगों के जहन में एक फौरी तौर पर आता है कि ट्रैफिकिंग शायद यहाँ से बाहर लेकर जाना होता है, तो ट्रैफिकिंग विद इन कंट्री भी होती है, जो आप ये लोकली बच्चियों को ये नीलाम कर देते हैं स्मगलिंग करके इधर उधर बहुत सारी कोई गैर अखलाकी जगहों पर। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की हद तक ही ये नैरेटिव साबित हो चुका था। लेकिन जो आज का चलान है, जब उसके अंदर संगीन किस्म की दफात, जिसमें किसी को जान से मारने की या नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा, उसके लीगल गार्डियन, नेचुरल गार्डियन की कस्टडी से बाहर निकालना, उसको जगह जगह छुपाना, उसको ट्रैफिकिंग के पर्पस के लिए इधर उधर ट्रैवल करवाना, और बच्ची की शादी जैसी दफात जब शामिल हो गई तो फिर वो नैरेटिव पहले पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में साबित किया, आज चलान के अंदर साबित हो गया कि ये किसी एक ख़ानदान का नहीं बल्कि मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म गिरोह और मुनज़्ज़म गैंग का काम। सही है। अच्छा, इसमें जो नूर बीबी हैं, उनको अभी तो मुझे चलान की कॉपी नहीं मिली, तो पेशरफ्त रिपोर्ट में उनको सहूलतकार और मफरूर लिखा गया था। आपकी क्या इतलात है इस चलान के बाद उनका कितनी उनको परेशानी उनको होनी चाहिए? देखें, असूली तौर पर लोकेशंस के हिसाब से, सीडीआर के हिसाब से जो उनके नाम पर फ़ोन था वो कराची में पाया गया था। सो टेक्निकली, लीगली, प्रैक्टिकली उनको उसी स्टेटस के अंदर होना चाहिए जिसमें उनके साहबजादे इस वक्त ज़हीर और शबीर हैं। लेकिन वो चूँकि हमारे ये सम हो तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें बहुत सारी हमने यहाँ प्रैक्टिस में अपने विटनेस की हैं कि ख़वातीन होने की वजह से कई जगहों पे लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, लेकिन इस मुकदमे में प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया। सिर्फ इस हद तक लिखा गया कि वो एक मफरूर है और उसको तलब करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसका 512 का चलान दे दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन चूँकि चलान जिस तरह आपने नहीं देखा, तो मैंने खुद अभी तक वो चलान की कॉपी मेरे सामने नहीं है, और उस चलान की कॉपी देखने से कबल हम अगर कोई ऐसी राय कायम करते हैं तो वो गलत होगी। लेकिन
हमारी ये एक तवक्को हो सकती है कि पुलिस जो है एक राय खुरम और नूर बीबी उसके मामलात में क्लियर होकर इस चलान के अंदर आई होगी, क्योंकि ये चलान एक हतमी किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपके मुकदमे की बुनियाद रखी जाती है और उस मुकदमे ने इसी चलान के हिसाब से चलना होता है। तो बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों गलतियां सुधार कर उनको उसी स्टेटस के अंदर लाया जाएगा। अच्छा जट साहब, एक कहानी जो उस वक़्त इन्होंने सुनाई और पूरी दुनिया ने सुनी कि लड़की खुद आई, गाड़ी में बैठ कर आई और फिर ये भी कहा गया कि उसके पास पैसे नहीं थे, किराया नहीं था, घर से कोई चीज़ लेकर नहीं आई, ठीक है। फिर जो इन्होंने मक्कारियाँ और चलाकियाँ की, इस सारी चीज़ को एक तरफ रखते हुए फिर उनका ये जुमला कि हम मासूम हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? आज जिन्होंने वो कहानी सुनाई थी वो किधर गए? अच्छा, उन्होंने आजकल वो ये भी कहना शुरू हो गए कि इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि लड़का लेने गया या फिर लड़की खुद आई, अहमियत इस बात की है कि उन्होंने लव मैरिज की। देखें अफराज भाई, ये तो वो अपने बयानात की खुद ही नफ़ी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कोई मसला नहीं था तो फिर यकीनी तौर पर आपको ये नैरेटिव देने की ज़रूरत नहीं थी। आपने पूरा जोर लगाया, एक सोशल मीडिया की टीम हायर की गई जिसको पूरा टास्क दिया गया, जिसके अंदर मुबैना तौर पर कुछ साफ़ी शामिल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम करने वाले साफ़ियों को हायर किया गया और ये नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया और उसको पब्लिक करने की और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि बच्ची खुद आई। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने इस मुकदमे के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर काम किया वो उस एक इंटरव्यू के बाद किया, सही है, जिसने मुझे ये वेकअप कॉल दी कि यार ये क्या फजूल बात है। पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में किसी भी जगह का कोई भी आप बड़ा कोई आम फैम बंदा उठाएं जिसकी कोई बहुत ज़्यादा स्टडी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा वो मैं कहता हूँ टेक्निकल ना हो, और उसके सामने आप ये प्रोपोजिशन रखें कि यार ये मामला है जी, इतने साल की बच्ची है और वो कराची से लाहौर खुद आई है और 22,000 टैक्सी और यूनिवर्सिटी, संडे को ये हुआ वो हुआ, ये स्टोरी सुनाए, कोई नहीं मानेगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बेसिकली अब अपने आप को पब्लिक के सामने खुद को ही कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा मुकदमा उसके ऊपर बेस करता है। आपका मुकदमा शुरू इस बात से हुआ था, है क्या? अगवा है। अगवा कैसे होगा? जब बच्ची खुद नहीं आई, जब बच्ची को जाकर एक बंदा लेकर आया है और बच्ची की उम्र पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने कमसिन डिक्लेयर कर दी है, आपके तमाम मामलात जो हैं, आपकी एक आईनी अदालत, आपकी निचली अदालत, उन लोगों ने उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर सारा मामला तो शुरू ही वहां से होता है। जिस बात का वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे की असल जड़ तो है ही वो। तो ये एक फजूल किस्म की बात है। अगर आपको ऐसा लगता था तो फिर आपको पहले दिन से ये स्टांस रखना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था। शायद आपके लिए हालात ही मुख्तलिफ होते। आपके इसी सबसे बड़े झूठ ने आपके इस मुकदमे को, मुल्ज़मान के मुकदमे को, इन तर्जुमानों के झूठों ने तबाह किया। अच्छा, ये जो संगीन दफात लगाई गई हैं 364, 375 की, अब ये कितने बुरे फंसे हैं? अब आप इनकी सज़ा को किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो जो रेप और ये अगवा और बाकी जो जो मैरिज है और ट्रैफिकिंग है, बच्ची को छुपाने वाली चीज़ें हैं, नेचुरल गार्डन से ले जाना है, ये कानून में बज़ाहिर तो लोग ये समझते हैं। मुझे आज क्योंकि किसी ने सवाल भी किया, वो सज़ा को ना जमा करके सारे लोग कह रहे थे कि सर इसका मतलब इतने साल की सज़ा होगी, तो ऐसे तो होता नहीं है। जो हमारे कानून के अंदर सिस्टम है, अगर 10 ऑफेंसेस लगे हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा वाली सज़ा जो होगी वो वहाँ तक काउंट होगी। सबको मिक्स करके, जमा करके, ऐड करके सज़ा नहीं दी जाती। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर ये मुकदमा बड़ा स्ट्रांगली साबित होता है तो मैं समझता हूँ ये उम्र कैद का केस है। अच्छा, उम्र कैद की हद तक चीज़ जा सकती है, लेकिन अगर उम्र कैद से आप नीचे आएंगे तो मिनिमम 10 साल की सजा का ये केस। ये कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल, जो मर्जी हो जाए। ये चलान की बेस पे आप कह रहे हैं? चलान की बेस पर। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें उम्र कैद की हद तक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उम्र कैद लगाने में, इस केस को कंटेस्ट करके उम्र कैद की सजा में जाने में कोई बहुत मुश्किल है, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूं कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी ज़ाती तौर पर मेरी सेंसेस कहते हैं, मेरी नाक़िस इल्मी कहती है कि ये उम्र कैद ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 10 साल का
मुकदमा बनता है। 10 साल भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत जितना इन लोगों को घुमाया है उससे सर आप देखिएगा 2-2 रातें बहुत होंगी इस मुकदमे में। अच्छा, आज एक बड़ा अहम बयान आया निकाह खां की जानिब से, उसने कहा जी मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। तो ये बताएं कि इस बयान की कितनी अहमियत है, और निकाह को आपने चैलेंज भी किया हुआ है, अगर वो भी कल अदम हो जाता है तो फिर इनका क्या होने वाला है? देखें, इसमें सबसे बड़ी जो निकाह खान की स्टेटमेंट है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सपोर्ट करेगी निकाह की तकजीब के अंदर, निकाह को ख़त्म करवाने में, निकाह को कल अदम करवाने में, जो कि ऑलरेडी फ़ाज़ सिद्दीकी साहब के थ्रू लाहौर में दायर किया गया हुआ है। सितंबर में उसकी डेट आएगी, क्योंकि अगस्त का महीना छुट्टियों का चल रहा है। सबसे बड़ी तो इसका इसकी जो रिलीफ मिलेगा जो इसके बेस पर, वो उस निकाह को ख़त्म करवाने में मिलेगा। ठीक है। अब फराज भाई, जिस दिन निकाह ख़त्म हो जाना है ना, फिर ये मुकदमे में आपने देखना है, फिर ये मुकदमा है, फिर ये सीधी सीधी दफात हैं और उसके ऊपर पुलिस के भी हाथ खड़े हैं। आज अगर कोई चीज़ आड़े आ रही थी, आज तक जहां पर भी कोई रिलीफ मिला है, जहां पर भी कोई छोटी मोटी चीज़ आई है, जहां पर भी कोई 2 डेटें तारीखें मिली हैं, वो सिर्फ इस निकाह के अब तक कलअदम ना होने की वजह से मिली हैं। उसने यकीनी तौर पर अपने टाइम पर ही कलअदम होना था, जल्दी नहीं होना था, उसका एक टाइम था, वो आ गया टाइम। और जब ये निकाह खान का बयान आ गया तो इसने उसके अंदर बहुत मदद करनी है। एक कानूनी पहलू और है कि कानूनी पहलू में अगर कोई विटनेस, क्योंकि वो मुल्ज़म भी है, विटनेस भी बन जाएगा, इस तरह स्टेटमेंट दे भी देता है जो मुल्ज़म, खासकर इस वक्त क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में है, तो कानूनी तौर पर उसकी अहमियत नहीं होती, उसको वो जब तक अदालत के अंदर ये बयान नहीं देगा। ये तो क्लियर है, सबको पता होता है कि अदालत के अंदर आपने बयान देना है तो वाज़ेह होना है। लेकिन बहरहाल ये जो इस तरह के डाउट्स होते हैं वो लीड करते हैं ऐसे बंदों के मुंह से ड्यूरिंग ट्रायल बहुत सारी चीज़ें निकलवाने में। सही है। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा निकाह के कलअदम होने में होगा, और आपके जो बाकी मुकदमा है, जो ट्रायल है, जिसमें ज़हीर और शबीर को उम्र कैद वाली साइड पे जाना है जिन्होंने सज़ा में, उसके अंदर भी ये हेल्प होता है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि जितनी संगीन दफात लगी हैं, ज़मानत का अब क्या स्टेटस है? क्या मनसूख होने वाली है आज ज़मानत? अल्लाह ना करे अगर आज के दिन में कोई बहुत जब ये बेल की बहस का टाइम होना है, आज अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसकी वजह से नागुज़ीर किस्म के हालात हो जाते हैं और ज़मानत में तोसी होनी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितनी भी डेट पड़नी है, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर बहस हो गई, मेरा ये मौक़िफ़ आपको पता है तब भी था जब ये रेप की 364A की दफात निकाली हुई थी, मेरा मौक़िफ़ तब भी था कि ये ज़मानत ज़हीर और शबीर की खारिज होनी है। ठीक है। वजह क्या थी कि निकाह खान और गवाह वो मरकज़ी मुल्ज़मान नहीं हैं, उनका रोल मरकज़ी नहीं है, किरदार मरकज़ी नहीं है, बेनिफिशरी नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, उनको ऐसा रोल नहीं है कि वो आए, उन्होंने बच्ची को बहलाया फुसलाया, लेकर 3 साल से बच्ची को बहला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि वो इस मुकदमे के अंदर जिसको उस अदालत ने जब उनकी जमानत खारिज की गई थी, उन्होंने कहा था ये किसी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा नहीं है, या किसी एक शख्स के खिलाफ ये ऑफेंस नहीं हुआ, ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, सोसाइटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये इस तरह के क्राइम के अंदर कोई बंदा बेल का हकदार नहीं है। और उन्होंने ये कहकर बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत दो लोगों की जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है उनकी खारिज की थी, बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत। हमारे कानून में जो कबल अज़ गिरफ्तारी और बाद अज़ गिरफ्तारी का जो फ़र्क है, कबल अज़ गिरफ्तारी वाले के लिए स्कोप इतना सा होता है, जो बाद अज़ गिरफ्तारी वाला स्कोप है वो बहुत बड़ा होता है कि एक बंदा एक टाइम के लिए जेल के अंदर रह चुका है, उसकी बेल की ग्राउंड उसके लिए आसान बना दी जाती है, उसके लिए वो मंजिल आसान होती है बेल वाली। अगर उनकी ज़मानतें जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है और वो बाद अज़ गिरफ्तारी है वो खारिज होती हैं और उसी जगह की, उसी मुल्क की, उसी शहर की, उसी तरह के जज की अदालत हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि मरकज़ी मुल्ज़मान को कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मिल जाएगी। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमारी प्रैक्टिस की बुनियाद पर, हमारे रोज़ाना के तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आज अगर ज़मानत के ऊपर बहस होती है, कल होती है, परसों होती है, ये ज़मानत खारिज है। सही है। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जो गिरफ्तारी है इनकी, पहले तो शायद सिंध पुलिस के पास को बहाना होता कि ये भाग जाएंगे। अब इनके एक फर्जी और ख़ुद साख्ता वकील ने कुछ खतूत के अंदर
ये बात भी लिख दी है कि ये तो जमानत होने के बावजूद पुलिस की हिरासत में है। और बज़ाहिर हमें तो ये नजर आता है कि वो पुलिस के दामाद बनकर रह रहे हैं। और एक मुबैना सहाफ़ी है अजीब शक्लो सूरत वाला, उसने ये बात भी कही है कि ये पुलिस के प्रोटोकॉल में है, बड़े बड़े आला अफसरान इनकी दावत करते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये पुलिस की तहवील में हैं और उनकी तहवील के बगैर या उनकी प्रोटेक्शन या उनके प्रोटोकॉल के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। तो अब पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है, अगर आज के दिन जमानत खारिज होती है, इनको गिरफ्तार करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, फौरी गिरफ्तार। बिल्कुल सही है। मैं जब वहाँ पे मौजूद था तो मैंने खुद देखा है कि किस तरह उसको लाया जाता है, और फिर अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो या कहीं और जाना हो अदालत में, तो पुलिस ही उसको अपना हिसार बनाकर लेकर जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको फ़ौरन वहाँ पर गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। जज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बहुत सारी बातें की, इन्होंने अपडेट किया। मज़ीद इनसे चीज़ें जानेंगे, कोई नई डेवलपमेंट होगी तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।